नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बेटा, मॉक टेस्ट मैं शुरू करा चुका हूं, जिसमें मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं मैकेनिक्स के मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ के और जो भी मॉक टेस्ट हो रहा है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो भी मॉक टेस्ट हमारे होंगे, ठीक है बेटा, उस मॉक टेस्ट रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और कर सकें। जो ये मैं वीडियो लेके आया हूँ बेटा, ये जो वीडियो है मैकेनिक्स का जो मॉक टेस्ट था उसका सॉल्यूशन वीडियो है, जो मैंने कल आपको टेस्ट कराया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए थे बेटा, वही टेस्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। तो जिन लोगों ने बेटा सॉल्यूशन नहीं देखा, आप लोग अभी लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ दे रखा है आपको, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में से सदिश राशि है, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, समय, एक्सेलरेशन, लंबाई। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कि वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सी है। द्रव्यमान है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, लेंथ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रखी है, सदिश राशि के बारे में पढ़ रखा है, कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आप लोग इसका आंसर इजीली दे सकेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग अगर मैं बताऊं तो सदिश राशि की बात की है तो मास हमारा कैसा होता है, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, मास हमारा स्केलर, टाइम हमारा क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, लेंथ हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो तीनों हमारा स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को। सदिश राशि हमारी कौन सी हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं। द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। समानांतर बल, असंगामी बल, संगामी बल, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स, नन ऑफ दीज। तो जब सभी लोग बेटा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं संगामी बल, जिसे हम लोग कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। सभी लोगों को बेटा क्लियर हो रहा है। ठीक है बेटा, सभी लोग क्लियर हो रहा है। संगामी बल हमारा जिसपे एक बिंदु क्रियाएं मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बल युग्म का आघूर्ण सदैव कैसा रहता है। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ कपल ऑलवेज, स्थिर, गतिमान, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी बच्चों ने टेस्ट में क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। बल युग्म की बात की, कपल की बात की है, तो कपल का आघूर्ण कैसा होता है बेटा, हमेशा कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो हमारा आघूर्ण होता है बल युग्म का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो टेस्ट में मैंने पूछा गया था, क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गति घर्षण में किसका मान अधिकतम होता है। Which of the following static friction, limiting friction, kinetic friction has the maximum value। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। पहला ऑप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गति घर्षण, तीनों घर्षण के बारे में बेटा आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर सही बताया है। ठीक है बेटा, तो इसमें बात की जाए किसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान जो होता है वो होता है हमारा सीमांत घर्षण। ध्यान रखिएगा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे अधिक होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है, सीमांत घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया गया है, तो यांत्रिक लाभ का मान ज्ञात कीजिए। इफ द लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन लिफ्टेड बाय यूजिंग द एफर्ट ऑफ 400 न्यूटन, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। 4 ऑप्शन दे रखे, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन इजी है बेटा, लेकिन आप लोगों को सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो जल्दी से सभी लोग मैकेनिकल एडवांटेज की फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W/P। ठीक है बेटा, W/P क्या हो जाएगा, जितना भी हम लोग का ये क्या होता है बेटा, वेट होता है, भार होता है, और P क्या होता है, एफर्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रयास। ठीक है बेटा, तो 10 किलो न्यूटन मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाई 400, तो कितना हो गया बेटा,
ये हो गया आपका 25। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा डी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा सभी लोग का आंसर आ गया होगा। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। वेग अनुपात के लिए कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर वेलोसिटी रेशियो। अब आपको यहाँ पे वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तब तो आप लोग आंसर सही लगा लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। वेग अनुपात, पहला ऑप्शन W/P, दूसरा ऑप्शन P/W, सी ऑप्शन P/W, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो की बात की जाए तो वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला कौन सा होता है? P/W। ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा सभी लोग, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तृतीय वर्ग में उत्तोलक में प्रयास भुजा हमेशा बोझ भुजा से होती है। इन द थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज डैश देन द लोड आर्म। तो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, खाली स्थान भरनी है। ऑप्शन है कम, लेस, ज़्यादा, मोर, नियत, कांस्टेंट एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। थर्ड क्लास लीवर, तो आप लोगों ने बेटा अगर आप लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ रखा होगा, ठीक है बेटा, पुलिस पढ़ रखी है, लीवर्स के बारे में पढ़ रखा होगा तो आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही कम लोगों को इसका आंसर सही पता है। तो तृतीय वर्ग में अगर उत्तोलक की बात की जाए तो उसकी प्रयास भुजा हमेशा जो होती है बोझ भुजा से हमेशा कम होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा छोटी होती है, कम होती है, लेस होती है। ठीक है बेटा, लोड आर्म हमेशा बड़ा होता है और एफर्ट आर्म हमेशा छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, तीनों के बारे में बहुत डीप में पढ़ लीजिएगा बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसीलिए बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया था। तो 7th का आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही है। सभी लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट में पूछा था, किसी मशीन की दक्षता 50% या 50% से कम होती है उसे क्या कहते हैं? इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 50% एंड लेस देन 50% इट इज़ कॉल्ड परिवर्तनीय मशीन, रिवर्सिबल मशीन, लॉकिंग मशीन, तीसरा है आइडियल मशीन एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिएगा। किसी मशीन की दक्षता 50 या 50% से कम होती तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं लॉकिंग मशीन। जहाँ सभी को पता है बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50% से कम को हम लोग लॉकिंग मशीन कहते हैं, 50% से ज़्यादा को हम लोग रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। ये लेस देन 50% हो गया, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 50%। ठीक है बेटा, सभी लोग क्लियर हो रहा है ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो 10th जो पूछा गया था हमारे एग्जाम में। यदि चल घिरनियों की संख्या 3 है तो यांत्रिक लाभ कितना होगा? इफ द नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज 3 देन व्हाट विल द मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो आपको बेटा चल घिरनी मूवेबल पुली का आपको पता होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, तभी आप लोग मैकेनिकल एडवांटेज बता पाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम मूविंग पुली की बात करी जाए तो 2 की पावर n होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। ये चीज़ आप फॉर्मूला ध्यान रखें। 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा? ऑप्शन 8 आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका क्लियर है। सभी लोग क्लियर हो बेटा। ये कंसेप्ट जो छोटे छोटे हैं आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने वाले, पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में आया गया था बेटा, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय निकाय में यदि घिरनियों की संख्या 2 है तो यांत्रिक लाभ कितना होगा? इफ द नंबर ऑफ पुलिस 2 in the second system then the mechanical advantage will be 2, 3, 4, 5। तो 4 ऑप्शंस दे रखे, एक ही सही होगा। जल्दी से बताइएगा। अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है तो सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेकंड सिस्टम पुलिस में जो हमारी घिरनियों की संख्या होती है n, यही हमारा क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है। ठीक है बेटा, सब लोगों को क्लियर है? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू n और n की वैल्यू कितनी है? 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है बेटा? ये सब चीज़ें आप लोगों को बेटा पता होनी चाहिए, इसीलिए बेटा आपको क्वेश्चंस मैं इस टाइप के लेके आया हूँ जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है बेटा, काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ बच्चों के 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी आए हैं हमारे टेस्ट में, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अधिक बधाई। उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी जिनके 48, 46 मार्क्स भी आए हैं, तो उनको भी बहुत मेरी तरफ से बधाई। मैं अभी रिजल्ट भी डाल दूंगा जल्दी से, ताकि आप लोगों को सबको पता चल सके कि क्या क्या आपकी पोजीशन और क्या क्या आपकी रैंक आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, स्टैटिक घर्षण के अधिकतम मान को कहते हैं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है सीमांत घर्षण, बेलन घर्षण,
अविलंब प्रतिक्रिया, घर्षण गुणांक। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया था। मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। सभी लोग को पता है बेटा, फ्रिक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा सब चैप्टर को, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था, काफ़ी बच्चों ने सही बताया था। गतिकी घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा क्या होता है? द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन दैट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स है, सभी को भरना है इसमें। लेस, मोर, कांस्टेंट, नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन दे रखे, एक ही सही होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। गतिकी घर्षण का मान जो होता है सीमांत घर्षण के मान से हमेशा कम होता है, लेस होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा सभी लोग। ए ऑप्शन इसका सही है। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा? ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए बेटा आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आते हैं जिससे आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो सकें। एमसीक्यूज़ बहुत सारे अवेलेबल है मैकेनिक्स, आप लोग जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपर्क तलों के बीच का घर्षण गुणांक √3 है। ध्यान रखिए बेटा, वैल्यू कितनी है घर्षण गुणांक की? √3। इनके बीच का घर्षण गुण कितना होगा? इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस √3 देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण निकालना में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू बराबर tan थीटा, जहाँ पे म्यू क्या होता है? घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा क्या होता है हमारा? को एंगल क्या होता है हमारा? फ्रिक्शन एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू बराबर tan थीटा। ठीक है बेटा, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? जब थीटा हमारा होता है 60 डिग्री। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा बी सही है। क्लियर हो रहा है सभी लोग को? बी ऑप्शन क्लियर हो रहा है सभी लोग को? पढ़ लीजिएगा सभी लोग, कंसेप्ट वाइज समझ लीजिएगा। आंसर सॉल्यूशन में करके दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था, काफ़ी बच्चों ने आंसर बताया था। बल युग्म किस गति के लिए प्रयोग किया था? कपल इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ मोशन? रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, इनमें से कोई नहीं। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, नन ऑफ दीज। तो फटाफट सभी लोग बताइए कपल का यूज किस मोशन के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपके टेस्ट में। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। इसके आंसर की बात की जाए तो ये यूज़ किया जाता है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति के लिए। सी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोगों को? थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, सर्कुलर मोशन होगा कि घूर्णन गति होगा, लेकिन मैं बेटा आपको बता दूँ ये घूर्णन गति के लिए ही यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड। बल युग्म की भुजा, आर्म ऑफ कपल, बल युग्म का कोण, एंगल ऑफ कपल, बल युग्म का घूर्ण, मूवमेंट ऑफ कपल, एंड डी नन ऑफ दीज। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। और काफ़ी बच्चों का आंसर भी मैं देखा था सही लगाया था सबने। तो दो बलों की क्रिया रेखा जिनके बीच की लंबवत दूरी को हम लोग कहते हैं आर्म ऑफ कपल। आसान क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इसका सही है। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, बल युग्म की भुजा होती है, आर्म ऑफ कपल को ही होता है दो के बीच की लंबवत दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। एक बल युग्म को केवल डैश द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। डैश इज ओनली रिक्वायर्ड टू बैलेंस द कपल, फोर्स, वर्क, एनर्जी, कपल। बल, कार्य, ऊर्जा बल युग्म में। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। एक बल युग्म को केवल बल युग्म के द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। कपल इज ओनली रिक्वायर्ड टू बैलेंस द कपल। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ना ही फोर्स होगा, ना ही वर्क होगा, ना ही एनर्जी होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही है। क्लियर हो रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था टेस्ट में, बल युग्म कैसी राशि है? विच क्वांटिटी इज कपल? सदिश, अदिश, दोनों में से कोई नहीं। राशि स्थिति के आधार पर। वेक्टर, स्केलर, नन ऑफ बोथ, क्वांटिटी बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट कीजिए। बल युग्म की बात की जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। बल युग्म जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सभी को पता, सदिश राशि हमारी ये होती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? 17 क्वेश्चन क्लियर हो गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था 18, जब ताले में चाबी घुमाने की कोशिश करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इन अ लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड? लीवर अप्लाई होता है, कपल अप्लाई होता है, मूवमेंट अप्लाई होता है, या समतलीय बल कोप्लेनर फोर्स है? तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा बेटा।
क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि जब ताले में चाबी घुमाते हैं हम लोग, जब लॉक में की को टर्न करते हैं तो उस केस में क्या अप्लाई होता है, तो जल्दी से सभी लोग बताइएगा। उसमें हमारा कपल होता है, कपल लागू होता है, बल युग में लागू हमारा होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही है। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है बेटा। इन सब चीज़ों का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। अगर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा रखा होगा, तैयारी अच्छी की होगी, तो उनके भी आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समानांतर बल विपरीत दिशा में कार्यरत हों तो उन्हें क्या कहते हैं? व्हेन द टू पैरेलल फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड एज समदिश समानांतर बल, लाइक पैरेलल फोर्सेज, मूवमेंट, कपल, प्रतिदिश समानांतर बल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। जब दो समानांतर बल विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो ऐसे बलों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे बलों को कहते हैं हम लोग प्रतिदिश समानांतर बल, ठीक है बेटा। अनलाइक होते हैं, ठीक है ना, एक दिशा में नहीं कार्य करते, अलग दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और पैरेलल फोर्सेज होते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी हमारा सही है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग तैयारी करते रहिएगा। जिनको नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा पढ़िए, तभी चीज़ें आप लोग को क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिंड पर कार्यरत बलों का सम्मिलित प्रभाव शून्य हो जाए तो वह बल डैश में कहलाते हैं। इफ द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो देन द फोर्सेज आर इन साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, क्षैतिज साम्यावस्था, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, लंबवत साम्यावस्था, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, रेखीय साम्यावस्था, लीनियर इक्विलिब्रियम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही बताया था। यदि पिंड पर कार्यरत बलों की बात की जाए तो पिंड पर कार्यरत जो बल होते हैं उनके सम्मिलित प्रभाव अगर शून्य होता है तो बल हमारे कैसे होते हैं? साम्यावस्था में कहलाते हैं, इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ना ही हॉरिजॉन्टल होगा, ना ही वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा, ना ही लीनियर इक्विलिब्रियम होगा, केवल इक्विलिब्रियम में हमारे होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो समदिश समानांतर बलों के बीच का परिणामी होता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेज इज P + Q, P - Q, Q - P, 0। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कि जो समदिश समानांतर बल होते हैं उनके परिणामी क्या होते हैं? उनके परिणामी क्या होते हैं? P + Q। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। आप लोग लाइक पैरेलल फोर्सेज, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, समदिश समानांतर बल और प्रतिदिश समानांतर बल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, ठीक है बेटा। 21 का ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिश ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, दो प्रतिदिश समानांतर बलों के परिणामी आर होता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था इससे पहले पूछा गया था, सेम वही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसको इसका आंसर पता होगा, तो मुझे पता है ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता ही है। तो प्रतिदिश समांतर बलों की बात की जाए तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन सही है, P - Q। प्रतिदिश होते हैं, एक दिशा में नहीं होते, अलग अलग दिशा में होते हैं, तो उसका रिजल्टेंट भी P - Q आएगा। बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सभी लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था टेस्ट में, काफ़ी बच्चों का आंसर सही है, आसान क्वेश्चन था टेस्ट का। समान विमाओं वाले युगल की पहचान करें। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ सेम डायमेंशंस। बल और शक्ति, फोर्स एंड पावर, एनर्जी एंड वर्क, ऊर्जा कार्य, संवेग और ऊर्जा, मोमेंटम एंड एनर्जीज, आवेग और संवेग, इम्पल्स और मोमेंटम। तो सभी लोग बेटा कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। जिनकी डायमेंशन सेम होती, विमाएँ सेम होती, कौन से होते हैं हमारे? एनर्जी एंड वर्क। ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लीजिएगा। उस तार का क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता हो और उस पर 20 किलो न्यूटन का बल लगता हो। इंग्लिश में, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ टेंसाइल फोर्स ऑफ ए वायर दैट मेक्स 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इज कैरिंग अ फोर्स ऑफ 20 किलो न्यूटन इज। ऑप्शन ए है 30 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी 18 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी 10 किलो न्यूटन, ऑप्शन डी 25। तो सभी लोग बेटा, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत एक लाइन में इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया क्योंकि काफ़ी बच्चों ने लैंग्वेज को नहीं समझा है क्या लिखा है, ठीक है। तो क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्ञात करना है। जब वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है उस पर 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगता है। तो मीन सिंपल है, F cos 60 होता है ना बेटा, F cos थीटा हमारा क्या होता है? क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और F sin थीटा हमारा होता है कौन सा होता है? लंबवत घटक, जिसे कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो F cos 60 मीन्स F कितना है हमारा? 20 किलो न्यूटन, और cos 60 कितना हो गया बेटा? cos 60 कितना होगा? 1/2 मीन्स 20/2 मीन्स 10,
10 किलोन्यूटन ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को, सॉल्व करके भी मैंने आपको दिखा दिया है, सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी लोग को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट में पूछा था, किसी अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र उसके ऊर्ध्वत त्रिज्या के आधार से कितनी दूरी पर होता है, एट व्हाट डिस्टेंस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम द बेस ऑफ इट्स वर्टिकल रेडियस। पहला ऑप्शन r/2, दूसरा ऑप्शन 3r/2, थर्ड ऑप्शन 2r/3 एंड फोर्थ ऑप्शन 3r/8। तो सभी लोग बेटा कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। पूछा गया है हेमिस्फीयर के बारे में, अर्धगोले के बारे में। तो अर्धगोला का जो सेंटर जो हमारा बेस से होता है उसका सेंटर कितनी दूरी पर होता है, वो 3r/8 डिस्टेंस पर होता है। सभी लोग को पता होगा, आप लोग सभी लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी सभी शेप के जितने भी आकार होते हैं, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है बेटा, हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, 50 मार्क्स भी आए, कई बच्चों के 48 मार्क्स भी आए हैं, 46 मार्क्स भी आए हैं। ठीक है बेटा, कई बच्चों के मार्क्स कम भी आए हैं। तो जिन बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी थी उनको तो बहुत बधाई, इसी तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस करते रहिएगा। आगे भी मॉक टेस्ट मैं कराता रहूँगा मैकेनिक्स का, जिससे आप लोग की तैयारी और अच्छी होती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने अभी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, पहला टेस्ट खराब हो गया किसी वजह से नहीं हो पाया है, तो नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग तैयारी करिएगा। जल्दी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिससे आपका मॉक टेस्ट मैं दोबारा करा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी स्टूडेंट मॉक टेस्ट दे सकें, टेस्ट दे के तैयारी कर सके, अपने एवेल्यूएशन कर सके, अपने बारे में जान सके कि मेरी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बेटा, आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।